स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर निमी के क्वेश्चंस का आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं फर्स्ट ईयर में एंड हमने उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया। तो अगर आपको देखना है, उसे आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। एंड यही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जा रहे हैं निमी से ही। तो यहाँ से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका ITI एग्जाम तो निकलेगा ही, साथ ही साथ आप और कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत यूजफुल रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इन अ 4-पोल DC जनरेटर विथ सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज़ 1020 कंडक्टर्स एंड ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM। द फ्लक्स पोल इज 0.007 वेबर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, इसमें आपको क्या क्या पता है। सबसे पहले 4 पोल यानी P आपको पता है, 1020 कंडक्टर्स यानी यहाँ पे आपको Z पता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे RPM आपको N पता है। ए आप जो फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। जो आपका फ्लक्स का फार्मूला होता है निकालने का, EMF का फार्मूला होता है आपका फाई ZNP अपान 60 इंटू ए। अब यहाँ पे ये क्या है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड है। ठीक है, तो वेव वाउंडिंग के लिए A इक्वल टू होता है 2। ठीक है, एंड लैप वाइंडिंग के लिए होता है A इक्वल टू P यानी पोल के बराबर। इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारा मान रख देंगे और आसानी से इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 0.007 हो गया। Z आपका कितना दिया है? Z आपका दिया है 1020 कंडक्टर्स हैं टोटल। N कितना दिया? N है 1500 RPM। P कितना है? 4 है। ठीक है, अपान 60 इंटू A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू जैसा हमने बताया वेव बॉन्डिंग के लिए कितनी है आपकी? 2। तो सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 0, ये 1 0 है, तो ये आपका बनेगा 7 इंटू 102 इंटू, अब ये कितना बचा? 15 एंड ये 4 अपान 60 इंटू 2। 15 चौके 60, 60 से 60 पूरा कैंसिल आउट। 2 से 102 को काटिए, आएगा 51। 51 में 7 का गुणा करिए, कितना है? 7 1 7, 7 5 35। कितना आ गया? 357 वोल्ट। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज DC जनरेटर्स। बड़े DC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस हैं। यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, बी है प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स, अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके, सी है इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, या डी है एडिंग रेजिस्टेंस वायर विद वाइंडिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े DC जनरेटर हैं उसमें आर्मेचर रिएक्शन जो इफेक्ट है उसे आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बेअसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, व्हाट द इफेक्ट इन DC जनरेटर इफ इट इज़ केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। प्रीवियस पार्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जस्ट इसका उल्टा। तो DC जनरेटर में क्या प्रभाव होगा अगर इसे हम लंबे समय तक बंद रखेंगे? लंबे समय तक बंद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो क्या होगा, लूज करेगा ये। ठीक है, लूजेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या था कि DC जनरेटर जो होते हैं अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को कब खो देते हैं? तो क्या आंसर था उसमें कि जब इन्हें लंबे समय तक बंद रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF ऑफ 4-पोल डायनेमो हैविंग 1000 RPM लैप वाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 600। द फ्लक्स पर पोल इज 0.064 वेबर। देखिए, इसमें भी वही आपका सेम फार्मूला लगेगा, E इक्वल टू फाई ZNP अपान 60 इंटू ए। ठीक है, इसी फार्मूले में आप जब सब कुछ रख देंगे ना, 0.064, Z की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए 600 हैं कंडक्टर्स, 600, N है 1000, नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं। क्योंकि यहाँ लैप वाइंडिंग है तो क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा 60 इंटू P यानी कि 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 60 से 10 टाइम्स में कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ 1 ये 3 3 1 4 शून्य है। ठीक है, हट जाएगा, ये कितना आ गया 640, 3 जीरो हटा, 1 जीरो बढ़ गया, कितना आ गया आपका 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 55, व्हाट द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड EMF इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन DC जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह DC जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आपका जो मेन
फील्ड है फ्लक्स का और डिस्टॉर्टेड होता है डीसी जनरेटर में, तो क्या होगा आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरित ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द कॉज फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस हैं। शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज हो जाएगी, या टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, एमएनए एंड जीएनए जो पोजीशन है वो स्थिति बदल जाएगी अगर डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग होगी तो। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर। अच्छा, एमएनए जीएनए आप लोग जानते नहीं। एमएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एंड जीएनए को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं जीएनए को? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। आप इस तरह से अगर एक यहाँ पे बनाएंगे, जस्ट मान लीजिए आप सिंबल इलेक्ट्रिकल मशीन का कोई भी, ठीक है, इस तरह का कोई अगर सिंबल आपका बनता है, जीएनए एमएनए आपने देखा होगा, अगर फिगर्स में आपने स्टडी किया होगा तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं केल्विन ब्रिज का। कहीं भी आर्मेचर वाइंडिंग का अगर आपको रेजिस्टेंस मापना है तो 4 ऑप्शंस में से सही क्या है आपका? केल्विन ब्रिज। एक क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, आप लोग बताइएगा मेगर का क्या प्रयोग होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंग टेस्टर का, इंटरनल ग्राउलर का, एक्सटर्नल ग्राउलर या डिजिटल मल्टीमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज करते हैं हम शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। ये आपका डीसी मोटर है, इसमें कौन सा गति नियंत्रण विधि यूज किया गया उसका आपको नाम बताना है। फील्ड डाइवर्टर मेथड है, फील्ड टैपिंग मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है या आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यहाँ पे आपका यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, व्हिच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर या पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो डीसी फील्ड कॉइल की वाइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन 5। ठीक है, सॉरी, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। एक 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को हम निर्धारित करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। इस डीसी मोटर का आपको नाम बताना है। देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कैसा डीसी मोटर है ये। ठीक है, डीसी शंट मोटर है। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 नंबर, व्हिच रूल्स डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? राइट हैंड ग्रिप रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या फ्लेमिंग्स राइट। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे उसका सही फार्मूला आपका ऑप्शन नंबर सी, आई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आई ए मतलब है आर्मेचर करंट। ठीक है, बी माइनस ई बी अपान आर ए। क्या है? वी माइनस ई बी अपान आर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, व्हिच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। एक डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? कॉर्क्स स्क्रू रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 68 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रकार आपको बताना है कौन सा है ये। संट मोटर है, सीरीज मोटर है, लॉन्ग संट कंपाउंड मोटर है या शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन जिसपे अभी हम लोगों ने पहला दूसरा न्यूमेरिकल किया था, दो न्यूमेरिकल जो शुरुआत में थे। व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। एक डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना या बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? ईबी इक्वल टू क्या था फार्मूला हम लोगों का? 5ZNP/60 ए। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ईबी इक्वल टू 5ZNP/60 ए। 70 नंबर क्वेश्चन, इसका नाम आप लोगों को बताना है। फिगर जैसा क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है इस बार आपके एग्जामिनेशन में। व्हाट द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। इस उपकरण का आपको नाम बताना है क्या है? मेगर है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, इंटरनल ग्राउलर है या एक्सटर्नल ग्राउलर है। ये है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? अगर कॉइल पिच क्या है? पोल पिच से कम है तो वो कैसी वाइंडिंग होगी? उसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। क्या कहेंगे? शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। एक डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करना। इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कॉइल में करंट को बढ़ाना। इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, कॉइल में वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को बढ़ाना सॉरी। एंड डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज को कम करना। तो यहाँ पे डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल से जुड़ा श्रेणी प्रतिरोधक है उसका उद्देश्य होता है लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, मतलब करंट को सीमित करना किसमें? होल्डिंग कॉइल में। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड राइट आंसर है आपका यहाँ पे फील्ड डाइवर्टर मेथड। राइट आंसर ऑप्शन ए, फील्ड डाइवर्टर मेथड। देखिए आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे सीबीटी एग्जाम में वो अल्टर होके मिलेंगे, ठीक है। ABCD आपका ऊपर नीचे हो सकता है ऑप्शन, बट आपको यहाँ पे याद रखना है आंसर्स, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर से रट के मत जाइएगा कोई लोग। 74 नंबर क्वेश्चन है, वाई संट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। एक संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, होल्डिंग कॉइल करंट को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, करंट को घटाने के लिए। प्रोटेक्ट द संट फील्ड फ्रॉम ओवर करंट या प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन संट फील्ड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन संट फील्ड। 75 नंबर क्वेश्चन है ना, एक आपका बोनस क्वेश्चन है जो लास्ट में आपका वेट कर रहा है। शुरुआत में शायद मैं बोलना भूल गया था, जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर से है। उसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है ये 75 नंबर, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाई चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? मेंटेन रेटेड स्पीड, रेटेड गति बनाए रखने के लिए। मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए। या प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है आर्मेचर की, उसे हम करंट, जो करंट डायरेक्शन उसको चेंज करके बदल देते हैं डीसी कंपाउंड मोटर में। आ गया बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, व्हाट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। मतलब क्या है फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग? मतलब औपचारिक तरीके से खुद के परिचय देने को क्या कहते हैं, क्या प्रोसेस कहते हैं? हायरिंग, डिसीजन, सेल्फ इंट्रोडक्शन या सीकिंग। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा।
मिलते हैं आपके साथ अगले पार्ट में, तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे। यहाँ पे आपको ITI की स्टडी के साथ साथ ITI की जॉब और अप्रेंटिस की भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।